नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस अकेडमी में, जहां हम लोग आजकल एसी एनालिसिस पे फोकस किए हुए हैं। तो एसी एनालिसिस का जो अपना चक्र है, उस चक्र में हमने रेजोनेंस, लास्ट जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने रेजोनेंस के बारे में शुरुआत की थी। तो रेजोनेंस में आपने क्या देखा था? तो रेजोनेंस को मैंने दो भागों में अपनी सुविधा अनुसार हमने कैटेगराइज किया था। वो था एक सीरीज रेजोनेंस और एक था आपका पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। आउट ऑफ दिस टू वी आर डन विद द फर्स्ट वन, दैट इज द सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस क्या होता है उसको एक बार रिकैप करते हैं। सीरीज रेजोनेंस एक इस प्रकार का रेजोनेंस होता है जिस सर्किट में कम से कम एक L और एक C होता है, यानी कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कम से कम निहित होता है। एंड व्हाट वी एक्चुअली फाउंड दैट द ओवरऑल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाते हैं, नेचर वाइज अपोजिट हो जाते हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि जो टोटल वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं, बल्कि टोटल जो है आपका रजिस्टर के अक्रॉस आ जाता है और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। नाउ What about today? Today we will talk about the parallel resonance। हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट इसमें चाहिए और इसमें देखेंगे कि इसका कर्व कैसे बनता है। उसका कर्व हमने डिस्कस किया था। यदि सीरीज का याद हो तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी पता थी। ओमेगा इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC था। क्या सही है या गलत है बताइए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ओमेगा नहीं, ये F है। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है और पाई F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, दूसरा जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था क्या? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर कितना आ रहा था? 1/r अंडर रूट ऑफ L/C आ रहा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना आ रहा था उसको भी हमने डिस्कस किया था। बैंडविड्थ की मदद से हम लोग कैसे क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करेंगे उसकी भी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है सीरीज रेजोनेंस के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द पैरेलल रेजोनेंस। तो शुरू करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस आखिर क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जरूरी है कि हम लोग पैरेलल रेजोनेंस को शुरू करें। तो चलिए, पैरेलल रेजोनेंस एक ऐसा रेजोनेंस होता है, एक अनुनाद की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो अपना इंडक्टर और जो अपना कैपेसिटर होता है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि यदि मैं सर्किट बनाऊं तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका इंडक्टर है, ठीक है, ये आपका इंडक्टर है एंड दिस इज योर कैपेसिटर। कैपेसिटर ये रहा, ठीक है, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और इनको हम लोग संयुक्त रूप से किसी AC वोल्टेज सोर्स से जोड़ रखा है। ठीक है, ये AC वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज आपका सपोज करिए V है, ठीक है, या E है, जो भी मान लीजिए आप, आपके ऊपर है, मैंने बता रखा है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। सपोज करिए यहाँ से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, कितनी? कैपिटल I, और यही कैपिटल I आगे चल के दो भागों में बट रही है। यानी कि यहाँ से सपोज करिए IL करंट जा रही है और यहाँ से कितनी हो रहा है? IC। वी हैव टू कंसिडर सो दैट वी कैन डू दिस इज L एंड दिस इज C। नाउ व्हाट इज द मैटर एक्चुअली? अब आप समझिए कि हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। तो ये जो सोर्स से निकल रही है करंट, दिस करंट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट। तो यदि हम कैपेसिटिव करंट और इंडक्टिव करंट को निकाल दें तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे? आपस में जोड़ दें तो इस करंट के बराबर हो जाएगी। यानी कि सपोज करिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमको जवाब दीजिए कि यदि हम इंडक्टिव करंट को I को, यदि इस करंट को सपोज करिए, यदि I को चूंकि करंट आपको पता है कि जो इंडक्टिव करंट होता है वो लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अभी हमने E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t मान रखा है वोल्टेज। तो कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने इंडक्टर माना है उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? I इज इक्वल टू I0। अब इससे करंट लैग करेगी, यानी कि साइन ओमेगा t तो एज यूजुअल होगा ही, एक साथ में π/2 भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे, पहले ही इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टॉट यू। इफ E इज इक्वल टू E0 sin omega t, कैपेसिटर विल
करंट विल लीड इन द कैपेसिटर एंड करंट विल लैग इन द इंडक्टर। तो लैग मतलब पाई बाई 2 से लैग करेगा। अब इसी बात को यदि हम IL डिनोट करते हैं तो आप बताइए IC कितना हो जाएगा। इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो 90 डिग्री लीड करेगी, यानी I इक्वल टू आई नॉट साइन, ये ओमेगा टी तो होना ही है लेकिन साथ में प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट इंडक्टर के केस में लैग करती है और कैपेसिटर के केस में लीड करती है। यहाँ से दो इक्वेशन बना। अब आप इससे देखिए KCL अगर यहाँ पे लगाते हैं आप, KCL आपने पढ़ा है बेसिकली। KCL क्या होता है? यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है किसी जंक्शन पे जो टोटल सम ऑफ करंट है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज 0। अल्जेब्रिक सूत्र होता है, यानी हम जाने वाली करंट को सपोज करिए नेगेटिव लेते हैं तो इससे निकलने वाली करंट को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि यही करंट आपको दो भागों में बट रही है। यानी कि आप इक्वेशन बना सकते हो I इज इक्वल टू IL प्लस IC। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही करंट यहाँ आगे आ रही है और दो भागों में बट रही है। एक इंडक्टर में जा रही है, दूसरी कैपेसिटर में। एक इस तरह से जा रही है और दूसरा भाग उसका इस तरह से जा रहा है। यानी कि IL प्लस IC, रिवर्स कर दिया मैंने, IL प्लस IC इज इक्वल टू I। अब IL प्लस IC का वैल्यू आप इन इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए, इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करिए। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से IL और IC की वैल्यू यदि इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको वो देखिए। I टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा होगा हमें उम्मीद है, ठीक है, मैं ब्लैक से लिखता हूँ। I इज इक्वल टू, अब ये लिखिए इक्वेशन, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, बल्कि पाई बाई 2 हो जाएगा और एक में हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2। और आई नॉट जो भी कॉमन है दोनों में, मैंने उसको लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। ये रहा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्लीन दिखे। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलिए बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। मैं डेरिवेशन करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि बेसिक आपकी मजबूत रहनी चाहिए, वरना मैं डायरेक्ट उत्तर भी बता देता है, ठीक है। लेकिन I इज इक्वल टू हो जाएगा IL विल बी पुट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IL? I नॉट साइन ओमेगा टी minus pi by 2. In case of inductive circuit, the current lags by pi by 2. Okay, what about the capacitive? The same, but angle differ by pi by 2 with the negative sign or positive sign. आपको डिसाइड करना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि लीड कर रहा है ना कैपेसिटिव केस में, करंट लीड करता है। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? I नॉट साइन ले सकते हो। और आप बताइए कि जो ओमेगा टी है, ठीक है, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी और इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक है, इतना साइन ओमेगा टी। एक 90 डिग्री लीड कर रहा है तो दूसरा 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, दोनों के बीच में। सपोज करिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, एक 90 लीड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो हर कोई बता सकता है 180 डिग्री के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो वो मैं कह रहा था, यदि आई नॉट कॉमन ले लेते हैं आप यहाँ से, अगर आई नॉट कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि एक नेगेटिव साइन के साथ पाई बाई 2 लैग कर रहा था, दूसरा आपके लीड कर रहा था, ठीक है। चलिए अभी आप हमको बताइए कि साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, याद है? 2 साइन ए प्लस बी साइन, चलिए ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, नहीं ये होता नहीं है। चलिए साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यदि ये वाला जो फॉर्मूला है, चलिए थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये आई नॉट जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं, एक काम करिए, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है जो अपना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अपना? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, उसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ओमेगा टी, माइनस बाहर है ऑलरेडी, तो इसको इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इस टोटल को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं हम लोग? उसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। चलिए
और ये जो आई नॉट की वैल्यू है वो डिफर करेगी किसके लिए, वोल्टेज के लिए और करंट के लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, ठीक है, आप भी इसको रब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था किस तरह से जा सकते हैं शॉर्टेस्ट वे में। चलिए कोई नहीं, करना होता है। चलिए आई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू नहीं बल्कि माइनस पाई बाई टू है, इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए जो करंट होती है क्या होती है, ई नॉट अपॉन एक्सएल। ई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू होगी, आपको पता है। अब बताइए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के जगह पे आप लिख सकते हो माइनस कॉस ओमेगा टी। चलिए प्लस ई नॉट अपॉन एक्स सी हो जाएगा इन केस ऑफ कैपेसिटिव, ई नॉट अपॉन एक्स सी, बिल्कुल करंट कितना फ्लो होगा वो डिपेंड करता है ई नॉट अपॉन एक्स सी पे। इंपिडेंस, और वो कौन सा इंपिडेंस, वो है रिएक्टिव इंपिडेंस, ठीक है, एक्स सी इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा साइन, यानी कि हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब एक काम करिए आप, बिल्कुल एक का काम आपको करना ही पड़ेगा, कौन सा काम, कॉस ओमेगा टी ई नॉट इतना कॉमन है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी यदि हम बाहर ले लें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स एल प्लस वन बाई एक्स सी। चलिए इसको यहीं रहने दीजिए, इसको आई रखिए। अब आप समझिए, अब आपको ये समझना है कि पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है। तो पैरेलल रेजोनेंस आरसी सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा सर्किट होता है जो रेजोनेंस कंडीशन में अपने आप, यानी कि अपने से थ्रू, यानी कि सपोज करिए ये हमारा इंडक्टर रहा, ये कैपेसिटर रहा और इनको हमने एसी वोल्टेज से जोड़ दिया, ये आपका पैरेलल रेजोनेंस तब शो करेगा जब हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों से एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों में से किसी के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज जीरो, देन वी से दैट द पैरेलल आरएलसी सर्किट कम्स इनटू द रेजोनेंस कंडीशन। तब हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस में आ गया, कब, जब इसके थ्रू कोई करंट नहीं होगी, इनके थ्रू कोई करंट नहीं होगी, यानी ओवरऑल करंट यहाँ जो आई है वही जीरो हो जाता है, सोर्स से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ऐसा कब होगा, वोल्टेज तो अप्लाई किया ही है हमने, ठीक है, यानी कि ओवरऑल होता क्या है, ये वाला जो टर्म है अपना 1 बाई एक्सएल माइनस 1 बाई एक्ससी, ये जीरो हो जाता है। इसके जीरो होने का मतलब क्या है, अभी यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे इसको पता है ना आपको, यहाँ दोनों करंट हमने दिखा दिया, IL प्लस IC, IL को हमने IL प्लस IC इक्वल टू आई निकाला, फिर हमने IL को दिखा दिया कि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा, क्यों, क्योंकि लैगिंग है इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, यहाँ पे लीडिंग है सो पाई बाई टू प्लस के करके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने आई नॉट इंडक्टिव के लिए और आई नॉट कैपेसिटिव के लिए अलग अलग लिखा, ई नॉट अपन एक्सएल, ई नॉट अपन एक्ससी, उससे डिवाइड करके हमने माइनस वन बाई एक्सएल और इसको ले आया। चलिए अब आप बताइए ये आई जीरो कब होगा, जब ये वाला टर्म आपका जीरो होगा, दैट मीन्स व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग, दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, उसको समझिए, ठीक है। तो जो अपना पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज फिजिक्स, ठीक है, विल मेक यू ऑलवेज, विल पुट यू ऑलवेज इन ट्रबल। चलिए यहाँ से जो हमने ये आई नॉट की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, आई नॉट, आई इज इक्वल टू हमने निकाला आई नॉट नहीं बल्कि ई नॉट, ठीक है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी इन ब्रैकेट आपका था 1 बाई एक्सएल माइनस 1 बाई एक्ससी, और हमने बताया इस टर्म को आप जीरो रखिए, आई जीरो हो जाएगा। इस टर्म को जैसे ही आप जीरो रखेंगे आपको मिलेगा 1 बाई एक्सएल माइनस 1 बाई एक्ससी इज इक्वल टू जीरो। 1 बाई एक्सएल, एक्सएल को क्या लिखते हो आप 1 बाई ओमेगा एल, माइनस एक्ससी की जगह पर क्या लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा सी लिखते हो। 1 अपन बटा के नीचे का बटा है तो बटा के ऊपर चला जाता है, तो माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप ओमेगा को सब्जेक्ट करिए, हल करिए, आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस is also equal to the resonance frequency in case of series, यानी सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो बिल्कुल नहीं बदलता। बस इतना ही आपको याद रहे, अब तक का टोटल ना याद रहे तो भी ठीक है, ठीक है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ओमेगा के जगह पे आप लिख सकते हो ना 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक, यानी कि f इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC,
ये होता है आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो हमने पैरेलल रेजोनेंस में क्या देखा? पैरेलल रेजोनेंस एक ऐसा LC सर्किट का कॉम्बिनेशन है जिसमें L और C पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। कुछ करंट हमने देखा कि इन केस ऑफ रेजोनेंस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होने वाला है वो 0 होता है, यानी कि ये करंट को एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि करंट को क्या कर रहा है? ये रिजेक्ट कर रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए क्यों? क्योंकि यह जो पैरेलल RC LC सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है, ये करंट को रिजेक्ट करता है, इसलिए हम इसको आमतौर पे रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। सो पुट डाउन इट इज आल्सो कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, रिजेक्टर सर्किट। अगर आपको याद हो कल के वीडियो से, तो मैंने बताया था सीरीज रेजोनेंस था उसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, जबकि जो पैरेलल रेजोनेंस होता है उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम ओवरशूट कर रहा था, याद है आपको? मैक्सिमम ओवरशूट कर रहा था, जबकि पैरेलल के केस में क्या होगा? करंट 0 है। आइए थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही जरूरी है ग्राफ को जानना। ग्राफ से चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं समझ पाना और अपने आप को समझ में रख पाना, क्योंकि याद रखना तो आसान है नहीं, तो समझना जरूरी है। चलिए अगर मैं ड्रॉ करूं, इसके ग्राफ की चर्चा की जाए, ये रहा अगर ग्राफ है, ठीक है। सपोज करिए इसमें हमने करंट को दिखा दिया, करंट है, और इसमें ओमेगा को दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी है। तो एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0, यानी कि शुरू में फ्लो कर रहा है और एक समय के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और इसी की वैल्यू हो जाएगी 1/√LC, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट LC इन केस ऑफ ये। इसी सर्किट पे टोटल जो करंट है वो क्या हो जा रहा है? यानी पहले भी करंट फ्लो हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी के बाद भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एट दैट फ्रीक्वेंसी जो टोटल करंट है फ्लो होने वाली वो 0 हो जाता है। यानी कि होता क्या है? जो इस फ्रीक्वेंसी पे एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो LC सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। जो वो अपना LC सर्किट या ओपन सर्किट की तरह काम करने लगते हैं, यानी कि XL और XC दोनों ओपन सर्किट की तरह काम करने लगते हैं, दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। समझिए बात को, ठीक है। तो ये आपका रहा। यदि कोई पूछता है पैरेलल रेजोनेंस के लिए तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। जबकि सीरीज के लिए क्या हो रहा था? सीरीज के लिए क्या था, याद है आपको? सीरीज के लिए हमने देखा था ये मैक्सिमम ओवरशूट कर रहा था, याद है आपको? इसको हमने ओमेगा नॉट बनाया था। सो यानी कि इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, पिछले वाला, इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस ऑफ द सर्किट वाज मिनिमम। इंपीडेंस इसका मिनिमम था, इसका मिनिमम ZR के बराबर था। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है प्योरली, यदि ये प्योरली है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी मैक्सिमम होता है। R इंपीडेंस इसका मिनिमम, इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस इसका जो है मैक्सिमम होता है। करंट क्या होता है इसका? करंट क्या होता है? करंट इसका मिनिमम ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 एम्पियर। और क्या? चलिए इसका कर्व नीचे की तरफ शूट करता है, यानी मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है। ओमेगा फार्मूला सेम होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और क्या अंतर होता है? इसमें L और C पैरेलली कनेक्टेड हैं, और सीरीज के केस में L और C किससे? सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस है। और एक सौ डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट को क्या कर रहा है? रोक रहा है, चेक कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, बैंड कर रहा है, रोक रहा था, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोल रहे हैं, क्योंकि करंट को रिजेक्ट कर रहा है। इन केस ऑफ सीरीज सर्किट वो करंट को एक्सेप्ट कर रहा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वाज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी उसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जानते हैं सीरीज वाले को। तो सीरीज वाला प्रीवियस वीडियो आपको लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उसको देखिए। पैरेलल वाले को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, समझना बिल्कुल चाहिए आपको कि आखिर पैरेलल रेजोनेंस भी कोई चीज़ होती है। तो किस चिड़िया का नाम है उसको मैंने थोड़ा सा रूबरू कराया, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके जो है कि आपका क्वालिटी फैक्टर और इन सब की चर्चा आपके लिए किया जाए, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ नॉट नेसेसरी फॉर यू, ठीक है, लेकिन यदि आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि सर हमें ये चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए आज जो है कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल यानी रेजोनेंस इस तरह से हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद द रेजोनेंस। आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं।
यानी अब हम लोग करने वाले हैं पावर कैलकुलेशन। सो पुट द हेडिंग पावर कैलकुलेशन इन केस ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? पावर कैलकुलेशन। पावर यानी कि अब तक हमने क्या देखा? करंट देख लिया, वोल्टेज देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पावर। पावर क्या? अभी बताया था मैं, पावर कैलकुलेशन। ठीक है, पावर कैलकुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर कैलकुलेशन? पावर कैलकुलेशन मीन्स इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट व्हाट विल बी द पावर, in a purely capacitive circuit what will be the power, in case of LCR circuit what will be the power. So what will be the total power we are supposed to calculate, हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो आज का जो केस है उसमें हम लोग देख रहे हैं प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सॉरी रेजिस्टिव सर्किट। यदि आपको याद है तो पहला केस यही पढ़ा गया था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कितना करंट होता है, उस कितना पावर कंज्यूम होता है, वो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की यदि बात करूं तो आपको पता है कि वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज, और करंट और वोल्टेज जो वेक्टर्स हैं, जो आपका करंट और वोल्टेज है उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। बोले तो ये दोनों सेम फेज में होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। यदि E को हम लोग E नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करें तो I का इक्वेशन क्या आता था? I नॉट साइन ओमेगा टी आता था। क्यों? क्योंकि दोनों सेम फेज में थे। तो यदि E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी था तो V इक्वल टू आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यदि हमको करंट पता है, हमको वोल्टेज पता है, तो हम पावर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं पावर को? पावर के लिए आपको क्या चाहिए? P इक्वल टू होता है V इंटू आई। बिल्कुल यही होता है फार्मूला। डीसी के लिए तो आपने यही पढ़ा है। अभी आपके पास जो एक पावर फैक्टर टर्म आता है वो आपने आज तक नहीं पढ़ा है। तो पावर फैक्टर का टर्म अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा, उसको आप समझेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है, क्यों जरूरत होती है, आखिर ये रिप्रेजेंट किसको करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोग कल जानेंगे, कल समझेंगे हम लोग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, चलिए P इक्वल टू V इंटू आई। अभी V की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी है, E नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये क्या है? दोनों के दोनों ये वोल्टेज है और ये करंट है। यदि इनको मल्टीप्लाई आप करते हो आपको मिलेगा E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वेरी गुड, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा पावर। अच्छा, हमें पावर जब मिल गया तो हम चाहते हैं एनर्जी कैलकुलेट कर लें। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर इंटू टाइम। आखिर पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यदि पावर पता है तो इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं, या ये कहें कि यदि पावर फंक्शन को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें हमें वर्क डन मिल जाएगा, यानी एनर्जी मिल जाएगी। उसी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी हम लोग पावर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। पावर कैलकुलेट कर लिया हमने, P इक्वल टू हो जाएगा आपका E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। एनर्जी बोले तो वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PT dt, यही होता है। यानी कि पावर का जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करिए आप, E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। बिल्कुल, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर रखिए। मैं नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी इसको बाहर रखेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कॉस के टर्म में डिफरेंशिएट चेंज करना पड़ता है। तो इसको कॉस के रूप में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2t। साइन स्क्वायर t को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 2t बाई 2, 1 माइनस कॉस 2t, t के जगह पे कॉस 2t है बाई 2, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए dt के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे E नॉट आई नॉट बाई 2, वो तो कॉमन है, लेट इट बी आउट ओनली। 1 का dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, t हो जाएगा माइनस कॉस को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्चुअली जैसे ही आप कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन का टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं कर ही देता हूं। कॉस को करेंगे तो आप कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है। ठीक है, बिल्कुल, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है,
टू ओमेगा टी, 2 बार आ गया ना, बाई 2 ओमेगा आ जाएगा, कुछ भी रहे। अभी आपको पता है साइन और कॉस का फंक्शन क्या है, ये आपका साइन है, ये आपका साइन है, और जो आपका ये आपका साइन फंक्शन है। तो साइन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ये t/2 है और ये t है, यानी पूरे हाफ साइकिल में क्या होता है, साइन वेव जो है 0 होता है। पता है आपको, 0 से लेकर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो 0 से लेकर हम लोग t तक की बात कर रहे हैं, 0 से एक t का, तो 0 से t तक ये कितनी वैल्यू है इसकी, 0 से लेकर t तक 0, यानी कि ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, केवल बचेगा आपका t, और t के जगह पे आपको क्या रखना है, t के जगह पे आपको t ही रखना है। चलिए t के मतलब 0 से लेकर t तक रखना है, ठीक है, यानी t के जगह पे आपको t ही रखना है। ओके, लेट इट बी। अभी आप हमको बताइए, यानी कि अभी इसको मैं अगर हटाऊं, कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो dt के जगह पे dt t और वहां पे dt, यानी कि जो आपको मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है, वहां पे 1 हो गया आपका, और पूरा पूरा का पूरा जो है आपको 1 मिल गया था, ठीक है। अभी क्या मिल रहा था आपको, आपको मिला था ई नॉट, कितना मिला था आपको, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इन ब्रैकेट 1 को इंटीग्रेट किए थे आपको तो t मिला था, ठीक है। जैसे ही t मिला था t, और t को हमने बताया था, और दूसरा टर्म तो 0 हो रहा था, तो t से लेके ये 0 से लेके ये t तक जो है ये था ना, ठीक है। इसको जैसे वैल्यू रखेंगे ये कैपिटल T हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल T हो जाएगा, कैपिटल T, ठीक, कैपिटल T, और 0 की जगह पे आप रखेंगे कि यहाँ से जो हमारा जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो W कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ई नॉट आई नॉट, ठीक है, वो एज यूजुअल ही मिलेगा आपको, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2, और t के जगह पे आप t मिल जाएगा, ये W हो गया। ये हमारा वर्क डन हो गया, यानी कि कंज्यूम्ड एनर्जी है, सप्लाइड एनर्जी हो गई। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि इस फंक्शन में इसी W में यदि हम t से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, पावर। तो p अपॉन t कर देंगे तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी था ही ऑलरेडी, और t से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो गया पावर। ई पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब 2 को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को √2 और √2 इंटू √2 2 होता है। अब बताइए ई नॉट बाई √2 क्या होता है, हर बच्चा बचा सकता है जिस किसी ने भी सेकेंड लेक्चर देखा है। यानी कि ई नॉट बाई √2 का क्या लिखते हैं, मैक्सिमम अपॉन √2 को आरएमएस लिखते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि जो पावर सप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं एक्चुअली, पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ये बड़ा ही जरूरी है समझ पाना, नोट कर लीजिए आप, बहुत जरूरी है। तो इतना तो कम से कम याद ही रखिए आप कि किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, किसी कंप्लीट एक साइकिल में जो एवरेज पावर सप्लाइड होता है उसका मान VRMS इंटू IRMS के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, VRMS इंटू IRMS, यूनिट तो वाट ही होगी, वो तो वाट ही होना है, ठीक है। ओके, तो होप रेजिस्टिव सर्किट आपके लिए कंफर्म हो गया। डेरिवेशन ठीक है, आप याद रखिए। डेरिवेशन कैसे होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ई नॉट आई नॉट कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ले लेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, और फिर से पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो t से t कैंसिल होकर ई नॉट आई नॉट बाई 2 मिल जाता है। अब 2 को हमने अपने स्वेच्छानुसार √2 इंटू √2 लिख दिया, और इस जो वैल्यू है ई नॉट बाई √2 को हमने बता दिया कि ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, ये आरएमएस वैल्यू है करंट की। यानी कि जो पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट is equal to voltage RMS multiplied with the current RMS। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि RMS वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वोल्टेज एंड करंट गिव्स यू द टोटल पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट सेक्शन एंड दैट इज द पावर फैक्टर। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योरली इंडक्टर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, एंड पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और साथ ही साथ अब हमारा जो एक नया टर्म आएगा वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, तो आने वाले दो लेक्चर्स में हम लोग एसी को खत्म करने वाले हैं। एसी को खत्म करके एसी ये अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का 3 फेज था, तो दूसरे फेज को हम लोग
आने वाले 2 दिनों में खत्म कर देंगे। यानी कि आज कौन सी डेट है? आज 23 तारीख है। 24-25 तक खत्म हो जाएगा ये अल्टरनेटिव करंट। और बाकी जो वीक डेज बचे हैं इस मंथ के, उसमें हम लोग खत्म कर देंगे आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर। ठीक है, तो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। रोज शाम 6 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड होती है। ठीक है, आप अपने लिए आधा घंटा निकालिए, हम आपके लिए आधा घंटा निकालते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।